तो चाय पर चर्चा में सबसे पहले आज हम बात करेंगे आस्था के मेले की। रुख करते हैं प्रयागराज का, जहां कल से माघ मेले की शुरुआत हो रही है। इस मौके पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर जुटेंगे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा से लेकर सुविधा तक व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जी हां, देखिए, आस्था के इस मेले में पर्यावरण का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। मेला क्षेत्र को प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाने की पहल की शुरुआत की गई है। पूरा मेला क्षेत्र में नो प्लास्टिक मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए मेला प्रशासन के साथ सामाजिक संगठन भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। प्रयागराज की इस रेती पर माघ मेले के लिए नए अध्याय का शुभारंभ हो रहा है। शुक्रवार को महास्नान से पहले आस्था का ये शहर आबाद हो चुका है और गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी त्याग, तपस्या और वैराग्य की परीक्षा के लिए तैयार है। माघ मेले में तंबुओं का शहर बस चुका है। इस बार माघ मेले के लिए प्रशासन ने अद्भुत तैयारियां की हैं। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सुरक्षा के साथ श्रद्धालुओं की सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा गया है। यूपी रोडवेज ने 2400 बसों का बेड़ा यहां आने वालों के लिए तैयार किया है। उत्तर प्रदेश के 10 शहरों से डायरेक्ट माघ मेले के लिए बसें चलाई जा रही हैं। रेलवे की तैयारियां पूरी हैं। प्रयागराज जंक्शन पर यात्रियों को ठहरने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। माघ मेले में पहुंचने वाले मुसाफिरों की मदद के लिए रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी के जवान तैनात किए गए हैं। यही नहीं, स्नान पर्व पर प्रयागराज पहुंचने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने खास रूट बनाए हैं। इस बार का माघ मेला केवल तैयारियों के लिहाज से खास नहीं होने जा रहा, बल्कि माघ मेले को प्रदूषण मुक्त रखने का भी मिशन चलाया जा रहा है। मेले को प्लास्टिक कचरे से मुक्त करने की तैयारी है। इसी कड़ी में पॉलिथीन के इस्तेमाल को रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए लोगों को कपड़े के थैले थमाए जा रहे हैं, ताकि मेला स्थल को प्लास्टिक के कचरे से बचाया जा सके। ये इनिशिएटिव है कि मेले को फ्री प्लास्टिक जोन घोषित किया गया है। इसमें कहीं भी किसी भी स्ट्रीट वेंडर के द्वारा या किसी तरह के वेंडर के द्वारा या आम जो स्नानार्थी हैं, दर्शनार्थी हैं, वो प्लास्टिक का प्रयोग न करें। उसकी जगह पे ऐसे इको फ्रेंडली बैग का इस्तेमाल करें। ये रेडी टू यूज है और ये प्लास्टिक का उपयोग न करने से काफी स्वच्छता रहेगी और पर्यावरण के लिए भी ये काफी हितैषी कार्य है। पहले स्नान के साथ माघ मेले का रंग जमना शुरू हो जाएगा। पहले के बाद दूसरा स्नान मकर संक्रांति पर 15 जनवरी को होगा। तीसरा स्नान मौनी अमावस्या के दिन 21 जनवरी को किया जाएगा। श्रद्धालु चौथा स्नान बसंत पंचमी के दिन 26 जनवरी को करेंगे। पांचवा स्नान 5 फरवरी को माघ पूर्णिमा के दिन होगा, जबकि छठा स्नान 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा। और इसी के साथ इस महामेले का समापन हो जाएगा। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और सीधे आपको लिए चलते हैं हम प्रयागराज, जहां से हमारी संवाददाता शिल्पी सेन जुड़ रही हैं। शिल्पी, मुझे तो एक नजर में देख करके महाकुंभ की याद आ गई, क्योंकि मैंने कई महाकुंभ वहां कवर भी किए हैं। तो एकदम से लग रहा है कि वही माहौल है, अद्भुत नजारा है और संगम नगरी, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये बताइए, माघ मेले की शुरुआत हो रही है, ऐसे में वहां पर तैयारियां कैसी, जरा कैमरे की नजर से हमें दिखाइए भी। बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि कुंभ की याद आ जाती है जब हर साल माघ मेला होता है, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मेला। और गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर तीर्थराज प्रयाग में दृश्य मैं चाहूंगी कि आप देखें कि किस तरह का यहाँ माहौल है, किस तरह के यहाँ तैयारी है। और आप देख रहे हैं कि जो गंगा जी में ये जो नाव है ये खड़ी हो गई है। कल हालांकि यहाँ पर बिल्कुल तिल रखने की जगह नहीं होगी, इतनी भीड़ होगी, क्योंकि पौष पूर्णिमा में ये जो श्रद्धालुओं का जो एक ज्वार है, एक जो आस्था का सैलाब है, वो भी यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। कल से शुरू होने वाला है। तो ऐसे में जो तैयारी की गई है वो बहुत भव्य। देखिए, आप सबने देखा है, आपने तो यहाँ आकर भी देखा है कि एक तंबुओं का शहर बस सा जाता है, जिसमें सब टेंट लगे होते हैं और उसके लिए प्रशासन को बहुत भव्य व्यवस्था करनी पड़ती है। अलग से आप इसको अगर कहें तो एक ये पूरा अलग शहर आप इसको मान सकते हैं, कि जहां पर अगर इस बार की
के हम व्यवस्था की बात करें तो इस पूरे क्षेत्र में एंट्री के लिए 16 एंट्री पॉइंट्स यानी कि गेट्स हैं और 150 किलोमीटर तक चकर्ड प्लेट्स बिछाई गई हैं और इसके अलावा 5 पैंटून के पुल बनाए गए हैं क्योंकि गंगा के दोनों ओर मेला लगता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा व्यवस्था इसमें। एक बात आपने दिखाई कि नो प्लास्टिक जोन इस बार होगा और इस बार एक और भी बड़ी बात है वो ये है कि कोविड की जो सतर्कता है उसको देखते हुए किस तरह से ये मेला कराया जाए। तो जो एंट्री गेट्स हैं 16 एंट्री गेट्स, उसमें सभी द्वारों पर रैंडम एंटीजन टेस्ट भी होगा, ऐसी प्रशासन ने व्यवस्था की है। इसके अलावा जिस तरह की सबसे बड़ी बात जो प्रयागराज के माघ मेले की है वो ये है कि यहाँ पर कल्पवास होता है जो विश्व में कहीं नहीं होता है, यानी कि बिल्कुल शिल्पी, कल्पवास के बारे में आपसे जानेंगे क्योंकि कल्पवास जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है और उसमें किस तरह से रहते हैं लोग, ये तमाम चीजें हम आपसे जानेंगे। आप बनी रहे हमारे साथ। इस बीच आपको बता दें कि अगले 1 महीने तक प्रयागराज में अद्भुत आस्था का नजारा देखने को मिलेगा। श्रद्धा और साधना का एक रूप कल्पवास के रूप में भी दिखाई देगा। माघ मेले के साथ ही कल्पवास की भी शुरुआत हो जाती है और माघ मेले में संगम तट पर जुटने वाले लाखों श्रद्धालुओं में आप कल्पवासियों की अलग ही पहचान कर पाएंगे। 1 महीने के दौरान कल्पवासी कठिन साधना करते हैं जिसका उद्देश्य होता है आत्मनियंत्रण और आत्मशुद्धि। शहर के ठिकानों को बताता बॉर्डर और गाड़ियों के नंबर पर अगर गौर करें तो दूर दूर से सामान भरकर आ रहे हैं। समय आ चुका है माघ मेले का, जहां अगले 1 महीने तक श्रद्धा का सैलाब उमड़ने वाला है। यूपी में बीजेपी सरकार बनने और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रयागराज में होने वाले इस आयोजन का रूप रंग बदल चुका है। मेले की शुरुआत 6 जनवरी से होनी है और इसी के साथ शुरू हो जाएगा इसी माघ मेले के भीतर साधना का एक ऐसा दौर जिसे किसी तपस्या से कम नहीं माना जाता। इसे कल्पवास के नाम से जाना जाता है। संगम के तट पर लाखों श्रद्धालुओं के बीच इनकी अलग पहचान होती है। कल्पवास का अपना इतिहास है, अपना महत्व है और इसे लेकर लोगों में आज भी गंभीरता बनी हुई है। महत्व इसलिए है कि इसे करने का मकसद स्वनियंत्रण और आत्मसिद्धि है। जीते जी सांसारिक मोहमाया से मुक्ति का इसे प्रवेश द्वार माना जाता है। इसके बाद आदमी अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर देता है। जिसने 1 महीने का समय श्रद्धा से पूरा कर लिया, माना जाता है कि उसे एक अल्प यानी कि ब्रह्मा का 1 दिन का फल मिल जाता है। आमतौर पर कल्पवास उन्हीं को करना होता है जिन्होंने गृहस्थ जीवन की अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हो, ताकि श्रद्धा के इस माहौल में उन्हें मोह माया न घेरे। ये कल्पवास का मतलब है कि जब भी व्यक्ति के मन में कल्पवास करने का, प्रयाग आने का भाव जगे, उसी समय से पवित्रता धारण कर ले अपने विचारों का, व्यवहारों का। और जब प्रयाग आए तो सर्वप्रथम बेड़ी माधव का दर्शन करें, उनसे आज्ञा लेके प्रयाग में प्रवेश करें। गंगा जी का दर्शन कर अपने रहने युक्त निवास स्थल बनाए। वहाँ उचित शुद्ध, जो वैदिक परंपरा से शुद्ध वस्तुएं ही रखें अपने भोज्य के लिए या दान के लिए। कल्पवास करने वालों को कड़े नियमों का पालन करना होता है। 1 महीने तक जमीन पर सोना होता है। निराहार, फलाहार और 1 टाइम का भोजन जरूरी। 3 टाइम का स्नान, सत्संग और पूजा करनी होती है। टेंट के बाहर तुलसी, अंदर शालिग्राम की स्थापना भी जरूरी होती है। महाराज जी पूरा 1 महीना रहते हैं और करीब को 40 साल हो गया होगा, 35 से कम नहीं होगा और 80 और 86 साल मेरी उम्र है। किस नियम से रहते हैं जी? किस नियम से रहते हैं? पूजा पाठ करते हैं? हाँ, प्रवचन सुनते हैं, हनुमान जी के दर्शन करने जाया करते हैं, माधवराज जी के दर्शन करते हैं। कल्पवास के लिए बने टेंट में आपको कई बुजुर्ग मिल जाएंगे जो कई सालों से यहाँ आ रहे हैं और इन्हीं के साथ आ रहे हैं इनके मददगार, जो अल्पवास संकल्प के साथ तो नहीं कर रहे हैं लेकिन उनकी सेवा में जरूर हैं। बड़ा महत्व है। प्रयाग का प्रभाव ऋषि मुनि लोग नहीं कह पाए। वेद शास्त्र उसको बहुत बड़ा महत्व यहाँ का बताते हैं। परम शांति यहाँ मिलती है। को कही सके प्रयाग प्रभाव। भगवान यहाँ पर जब आए हैं रामचंद्र, उनको भी शांति मिली है। एक बार कल्पवास शुरू करने पर कहा जाता है कि इसे 12 साल तक लगातार करना होता है। इसकी मान्यता हिंदू धर्म में बताए गए आश्रम व्यवस्था की तर्ज पर है, जिसमें वानप्रस्थ आश्रम का जिक्र है। माना जाता है कि कल्पवास उसी का रूप है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और चलिए हमारी सहयोगी शिल्पी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिल्पी का रुख कर लेते हैं। शिल्पी, माघ मेले की जब हम बात करते हैं ना, तो पुराणों में भी स्नान का खास महत्व बताया गया है। ये बताइए कि कितनी बड़ी तादाद में कल श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे खास स्नान करने के लिए? देखिए, कोविड के 2 साल तक जब तक ये बंद था तब तक हम कह सकते हैं कि ये एक श्रद्धालुओं के मन में इस बात को लेकर के एक उम्मीद थी कि जब ये शुरू होगा। अब फिलहाल 2 साल से जब ये पूरी तरह से उसी रूप में हो रहा है तो बहुत ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। जो प्रशासन ने अनुमान किया है इस पूरे माघ मेले के दौरान वो 6 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं का किया है और ये अनुमान किया गया है कि यहां पर दूर दूर से लोग आएंगे। लेकिन कल्पवास की आपने अभी बात की थी। देखिए, इतनी ठंड में ये महिलाएं कल्पवासी हैं जो कल्पवास कल से शुरू करेंगी अपना। लेकिन हम चाहेंगे, बात तो आपसे करेंगे, गीत जरूर आप एक सुनाएं क्योंकि वही ऊर्जा देता है आपको इस ठंडक में एक श्रद्धा और भक्ति का एक रूप भी देखने को। ओठों में सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में। देखिए, जिस देश में गंगा बहती है, माँ गंगा के समीप आकर के ये गीत यहाँ पर ये सुना रही हैं। तो कल्पवास के लिए आप लोग तैयार हैं? बहुत ज्यादा नियम और संयम की जरूरत कर रहे हैं। 10 साल से हो रहा है कल्पवास। 10 साल से आप लोग हर साल कल्पवास माघ महीने में? हाँ, हर महीने आते हैं यहाँ। जो जैसी भी सुविधा सरकार बहुत देती है हम लोग को, और इस ठंड में हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है। घर जी देखिए, इस मौसम के बावजूद भी ये जोश जो है इनका सुपर हाई है। शिल्पी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और चलिए इसी के साथ अब रुक करेंगे मकर संक्रांति का। मकर संक्रांति की बात करेंगे। मकर संक्रांति में अभी देखिए कुछ वक्त बाकी है, लेकिन देश में इस उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस मौके प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। ऐसा ही रंग आया है गोरखपुर का खिचड़ी मेला का सामने। बिल्कुल, आपको बता दें कि हर साल मकर संक्रांति के मौके पर गोरखपुर में खिचड़ी मेला लगता है। आस्था के इस मेले में शामिल होने के लिए लाखों की तादाद में लोग यहां पर पहुंचते हैं और उम्मीद भी इस बार ऐसी ही है। इसे देखते हुए प्रशासन और रेलवे ने खास तैयारियां की है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। खिचड़ी मेले के लिए चाक चौबंद और पूरी तरह तैयार है गोरखपुर। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में हर साल श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। इस साल भी लाखों की तादाद में यहां श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। भक्तों को किसी प्रकार की तकलीफ न हो, तमाम सुविधाओं का वक्त पर इंतजाम हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए आला अधिकारी तैयारियों का जायजा लेने में जुट गए हैं। यहाँ पे खिचड़ी का मेला होता है, एक बहुत बड़ा, आसपास के इलाके से काफी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। मुझे बताया गया कि इसमें जो 2.5 से 5 लाख तक लोग पहुंच जाते हैं एक दिन। जो 13, 14, 15 जो मेन डेज होते हैं उसमें से काफी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अदरवाइज भी 40-50 हजार लोग पहुंच जाते हैं। अभी जब 31 और 1 तारीख को जो ये शुरुआत हो जाता है, नए साल से शुरुआत हो जाता है और ये चलता है जाकर के शिवरात्रि, महाशिवरात्रि 18 फरवरी है, तब तक चलता है। खिचड़ी मेले के लिए रेलवे ने भी खास इंतजाम किए हैं। गोरखपुर से बढ़नी और नौतनवा के बीच 2 जोड़ी खिचड़ी मेला स्पेशल ट्रेन चलाने पर मुहर लगा दी गई है। ये स्पेशल ट्रेनें 13 से 17 जनवरी के बीच चलाई जाएंगी। खास बात यह है कि इनमें जनरल कोच ही लगाए गए हैं और ये ट्रेन सभी स्टेशन पर रुकेंगी। हालांकि यात्रा के दौरान मुसाफिरों को कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। इसके अलावा भी गोरखपुर में श्रद्धालुओं की सहूलियत का हर संभव ख्याल रखा जा रहा है। चाहे सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे सफाई की व्यवस्था है, या हमारी जो पब्लिक के नियंत्रण की व्यवस्था है। आपको मालूम है कि जो है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी हम लोग उसको प्रयोग करते हैं, या उसकी जो स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, है ना, ये लोगों की जो कन्वीनियंस की जो व्यवस्था हो, तो हर तरह की हर बात को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे लोग कैसे जो है लोग आएंगे, बस स्टेशन से आते हैं वहाँ से कैसे यहाँ पहुँचेंगे, रेलवे स्टेशन है वहाँ से कैसे लोग पहुँचेंगे, तो हर एस्पेक्ट को हम लोग देखेंगे। आस्था का पर्व मनाने बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे, लिहाजा सुरक्षा एक अहम मसला है। इसे देखते हुए यूपी पुलिस 3 लेयर प्रोटेक्शन प्लान पर काम कर रही है। पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा 3 स्तर की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। एक तो है भीड़ नियंत्रण की, क्राउड कंट्रोल की, दूसरा उनके सेफ्टी इश्यूज के लेके जहां पर फायर प्रिवेंशन मेजर्स हैं, और तीसरा उनकी सुरक्षा को लेकर यहाँ 3 चक्रीय व्यवस्था की गई है।
यानी गोरखपुर आस्था के अद्भुत मेले के लिए पूरी तरह तैयार है। नए साल से शुरू होने वाला भक्ति का ये मेला महाशिवरात्रि तक जारी रहेगा। खासकर मकर संक्रांति के मौके पर लाखों की तादाद में भक्त गोरखनाथ मंदिर में दर्शन लाभ लेंगे। प्रशासन की माने तो उनकी इस भक्ति यात्रा को सुगम और सरल बनाने की पुख्ता तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मकर संक्रांति को मनाने के लिए गुजरात में भी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। गुजरात में मकर संक्रांति का अलग ही रंग है। इस दिन गुजरात का आकाश रंग बिरंगी पतंगों से पटा नजर आता है। जी हां, तस्वीरें बेहद भव्य नजर आती हैं। मकर संक्रांति पर गुजरात का नजारा ऐसा होता है मानो पतंगों का उत्सव मनाया जा रहा हो। आज हम आपको सूरत लिए चलते हैं। सूरत के बाजार रंग बिरंगी पतंगों से पट गए हैं। यहाँ पतंगों के कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। पतंगों के शौकीन लोग खरीदारी में अभी से जुट गए हैं। उत्तर भारत में मकर संक्रांति और गुजरात में उत्तरायण 15 जनवरी एक बड़े मौके के तौर पर मनाया जाता है। गुजरात में इस दिन पतंग उड़ाने का चलन है, जिसके लिए बड़े बड़े काइट फेस्टिवल किए जाते हैं। गुजरात में काइट फेस्टिवल की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। बाजार सज चुके हैं। सूरत में इन दिनों पतंग की दुकानों में कई तरह के पतंगे बिक रही हैं। मांझा और पतंग लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। यूं तो काइट फेस्टिवल में एक से बढ़कर एक पतंगे देखने को मिलती हैं। बीते 2 बरस में जिस तरह कोरोना ने सभी कार्यक्रम पर ब्रेक लगा दी थी, माना जा रहा था कि इस साल वो ब्रेक हटने के बाद इस त्योहार में नया रिकॉर्ड बन सकता है। हालांकि इस बार बरेली की पतंगे बाजार में ज्यादा डिमांड में है। वैसे तो नेता, अभिनेता और क्रिकेटर्स की पिक्चर वाली पतंगों का क्रेज लोगों में ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ इस बार पीएम मोदी और योगी की तस्वीर के साथ स्लोगन वाली पतंगे सुर्खियां बटोर रही हैं। हालांकि महंगे रॉ मटेरियल का असर कारोबार पर देखा जा रहा है। देखो, अगले 2 साल जो गए हैं ना, तो कोरोना की वजह से थोड़ा मन था, उसकी असर थी। पर ये साल भी जो कोरोना का थोड़ा हाव है वो उसके चल रहा है, उसकी वजह से लोग को खरीदी करने आ रहे हैं, लेकिन सब संभाल के आ रहे हैं। वैसे इस त्योहार की तैयारियां 1 महीने पहले से ही हो जाती है, लेकिन इस बार कारोबार की रफ्तार थोड़ी धीमी है। नए साल में जनवरी के पहले हफ्ते ही लोगों का उत्साह ठंडा नजर आ रहा है। मार्केट को देखो, ऐसा है कि अभी 10 दिन बाकी रहा है संक्रांति को, पर अभी कोई माहौल एकदम बना हुआ नहीं है। पिछले साल से अभी भी बहुत कम हो रहा है। 30-35% गिराकी हुई है अभी तक की। पीएम मोदी की लोकप्रियता पर संदेह नहीं किया जा सकता। वैसे इसकी वजह भी है, वो खुद भी पतंगबाजी का शौक पूरा करते हुए कई बार देखे गए हैं। हालांकि इस साल को लेकर अभी तक ये साफ नहीं है कि वो पतंग उड़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और उत्सव का एक और रंग आपको दिखाते हैं और ये चलते हैं मणिपुर, जहां पर गान नगई उत्सव मनाया गया। उत्सव का आयोजन इम्फाल में हुआ, जिसमें शिरकत करने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे। ये उत्सव मणिपुर के प्रमुख उत्सवों में से एक माना जाता है। ये पर्व हर साल फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है। इस उत्सव के जरिए लोग अपनी फसल को सर्वशक्तिमान को अर्पित करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। कला और संस्कृति के रंग बिखरे हैं मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। मौका है यहाँ के सबसे बड़े और फेमस गान नगई उत्सव का। इसमें शामिल लोक कलाकारों ने लोक नृत्य कर अपनी समृद्धि, संस्कृति और धार्मिक विरासत की झलक दुनिया को दिखाई। मंच पर मौजूद ये सभी लोक कलाकार पारंपरिक रंग बिरंगी ड्रेस पहने नजर आए। जैसे ही इन्होंने लोकगीतों की धुनों पर झूमना शुरू किया, यहाँ का माहौल खुशनुमा हो गया। There are lots of deep inside. There are lots of things which we don't know yet, and I'm still learning the history of our Kabui.
सांस्कृतिक रंगों से सजा ये महोत्सव 5 दिनों तक चलेगा, जिसमें लोगों को आने वाले दिनों में लोक कला के अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। मणिपुर में फसल को काटने का काम पूरा होने के बाद ये जश्न मनाया जाता है। इस उत्सव में धार्मिक आयोजन भी होते हैं, जिनके जरिए यहाँ के लोग अपनी फसल का कुछ हिस्सा भगवान को अर्पित करते हैं, ताकि उनके जीवन में यूं ही गीत संगीत और खुशहाली बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिंदुस्तानी उत्सव के रंग आपने देख लिए, अब आपको विदेश का एक अतरंगी फेस्टिवल दिखाते हैं। लिए चलते हैं आपको चिली, जहां रोशनी का अनोखा फेस्टिवल मनाया गया। अतरंगी रंग आपको दिखाएंगे। इस उत्सव में देखिए रोशनी से सजे गुब्बारों का मेला लगा। कहीं रोशनी के बीच में डायनासोर की चहलकदमी दिखी, तो कहीं ड्रैगन का डांस देखा गया। उनके साथ झूमते नजर आए लोग। आप भी देखिए चिली के इस उत्सव के खूबसूरत से रंग। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाते विशालकाय डायनासोर और ड्रैगन। ये ड्रैगन जब बालकनी में खड़े लोगों से मिलने पहुंचे तो सभी की निगाहें इन्हीं पर टिक गई। ये दिलचस्प तस्वीरें हैं चिली की राजधानी सैंटियागो में चल रहे चाइनीज लैंटर्न फेस्टिवल की। चीन से आए 41 कलाकार यहां इन दिनों रंग बिरंगे गुब्बारों की खूबसूरती बिखेर रहे हैं। अलग अलग रंगों की रोशनी से सजे ये गुब्बारे जब हवा में लहराए तो पूरे आसमान की रंगत ही बदल गई। कहां ड्रैगन आसमान में उड़ान भर रहा था, तो कहीं डायनासोर सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर हवा से बातें करने में व्यस्त था। बालकनी में खड़े लोगों के पास जब ये डायनासोर पहुंचा तो लोग उसे छूने के लिए बेताब दिखे। आसमान में उड़ते इन लैंटर्न को देखकर रोशनी की लहरों का एहसास हो रहा था। इस फेस्टिवल में हर दिन कुछ नया होता है। यहाँ कला और हुनर का अद्भुत संगम है, जो खूबसूरत रंगों से लोगों का दिल जीत लेता है। ये फेस्टिवल चिली के साथ चीन के करीब 52 साल पुराने रिश्ते का प्रतीक है। दूर दूर से लोग यहाँ इस लैंटर्न फेस्टिवल में शामिल होने के लिए आते हैं। रंगों और रोशनी से सजा ये लैंटर्न फेस्टिवल यहाँ आने वाले सभी लोगों के लिए यादगार बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात हम क्रिकेट की कर लेते हैं। नए साल में टीम इंडिया पहली सीरीज जीतने से सिर्फ एक कदम दूर है। जी हां, भारत और श्रीलंका के बीच पुणे में दूसरा T20 मैच शाम 7 बजे से खेला जाएगा। गुड न्यूज ये है कि टीम इंडिया 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है, यानी कि आज मेहमानों को दबोचने का माकूल मौका है। क्यों शगुप्ता? और हम तीनों अभी ये कर रहे थे, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। हार्दिक पांड्या की अगुवाई में टीम इंडिया की पेस बॉलिंग में नई धार दिखाई दे रही है। शिवम मावी और उमरान मलिक की शानदार गेंदबाजी उम्मीद जगा रही है। हालांकि फिर के गेंदबाज अब भी महंगे साबित हो रहे हैं। उम्मीद यही बन गई है कि हार्दिक जल्द ही इस समस्या का तोड़ आसानी से निकाल लेंगे। पुणे के मैदान पर आज जब टीम इंडिया उतरेगी तो नजरें होंगी सीरीज जीत पर। सीरीज जीत के भरोसे से लबरेज यंगिस्तान एशियन चैंपियन को चित करने की पक्की तैयारी कर चुका है। जाहिर है हार्दिक पांड्या जीत की लय बरकरार रखने को बेताब हैं। उनकी अगुवाई में गेंदबाजी के मोर्चे पर खासकर तेज गेंदबाजी में एक नई चमक, नई धार दिखाई दे रही है। जरा रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक का एक कमाल देखिए। वानखेड़े में 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये गेंद फेंककर उमरान मलिक इंडिया के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। टीम इंडिया को एक ऐसे गेंदबाज की जरूरत थी जो मिडिल ऑर्डर में विकेट चटकाकर विरोधी टीम पर दबाव बना सके। उमरान मलिक ने पिछले मैच में भूमिका असरदार तरीके से निभाई। अगर वो इस सिलसिला कायम रख सके तो टीम इंडिया की नई ताकत साबित हो सकते हैं।
शिवम मावी का शानदार आगाज भी भरोसा जता रहा है। उम्मीद यही है कि हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में युवा तेज गेंदबाज और निखरेंगे। बहरहाल टीम इंडिया जब पुणे में श्रीलंका टीम के सामने होगी तो उसके फैंस यही चाहेंगे, यानी हार्दिक की यंग ब्रिगेड ये मैच जीतकर यही सीरीज का हिसाब कर दे। आखिर इससे बढ़िया नए साल की शुरुआत और क्या होगी। भारत और श्रीलंका के बीच ये मुकाबला शाम 7 बजे पुणे में खेला जाएगा। अभी टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे है। हालांकि इस मैच में संजू सैमसन घायल होने की वजह से नहीं खेलेंगे। उन्हें पहले T20 मैच में कैच लेने के दौरान घुटने में चोट लग गई थी। ऐसे में कहा जा रहा है कि वो टीम के साथ पुणे नहीं गए। संजू अपने घुटने का स्कैन करवाने के लिए मुंबई में ही रुक गए। चोटिल संजू सैमसन की जगह पंजाब किंग्स के विकेटकीपर जितेश शर्मा को टीम में शामिल किया गया है। वैसे सीरीज में भारतीय टीम ने आगाज शानदार किया है, जिसे वो आगे भी बरकरार रखना चाहेगी। हार्दिक की सेना नए जोश के साथ पुणे पहुंची है। वो इस मैच में उन खामियों को सुधारना चाहेगी जो पहले मुकाबले के दौरान हुई। हालांकि इस वक्त दबाव श्रीलंकाई टीम पर है, जो भारत के खिलाफ पहला आसान मैच गंवा चुकी है। वहीं भारतीय यंग ब्रिगेड में शामिल हुए शिवम मावी से प्रशंसकों को फिर शानदार प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद होगी। उन्होंने डेब्यू T20 मैच में 4 विकेट अपने नाम किए थे। इसके अलावा दीपक हुड्डा से फिर से करिश्मे की आस होगी, जिन्होंने 23 गेंदों में 41 रनों की तेज पारी खेली थी। जबकि पिछले मैच में नाकाम रहे शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव से वापसी की उम्मीद है। खुद कप्तान हार्दिक चाहेंगे कि वो अपने प्रदर्शन से एक नजीर पेश करें, जैसा कि उन्होंने मुंबई T20 में किया था। उस मैच में हार्दिक ने 29 रनों की अहम पारी खेली थी, जिससे भारत एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाया। अब बारी दूसरे T20 की है, जहां भारतीय फैंस साल की शानदार शुरुआत करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हार्दिक की कप्तानी में अगर भारत ये सीरीज अपने नाम कर लेता है तो उनके लिए भी ये खास पल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात कर लेते हैं हॉकी की। ओडिशा में हॉकी वर्ल्ड कप की तैयारियां तेज हो गई हैं। वहां इसका रंग अब जमने लगा है। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए टीमों के पहुंचने का सिलसिला जो शुरू हो चुका है। 13 जनवरी से टूर्नामेंट की शुरुआत हो रही है। आपको बता दें, भारतीय हॉकी टीम 47 साल से वर्ल्ड कप ट्रॉफी का इंतजार कर रही है। आखिरी बार 1975 में कुआलालंपुर, मलेशिया में टीम इंडिया ने हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। हॉकी प्रेमी तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार 47 साल का सूखा जरूर खत्म होगा। 13 से 29 जनवरी, अगर आप हॉकी फैन हैं तो कैलेंडर में ये तारीख ब्लॉक कर लीजिए, क्योंकि इन 16 दिनों में लगने जा रहा है हॉकी का महाकुंभ, यानी मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। इस बार दुनिया भर से 16 टीमें हॉकी वर्ल्ड कप के लिए ताल ठोकने वाली हैं। और ऐसे में हॉकी की दीवानगी को नई पहचान देने जा रहा है नवीन बाबू का ये शहर भुवनेश्वर, जो कि पूरी तरह हॉकी के रंग में रंग चुका है, सज चुका है, संवर चुका है। गुड न्यूज ये है कि टीमों का यहाँ पहुंचना भी शुरू हो गया है, यानी हॉकी के महाकुंभ की रौनक अब दिखने लगी है। ये देखिए नीदरलैंड की टीम कैसे पूरे लाव लश्कर के साथ यहाँ पहुंची है। खिलाड़ी जोश से भरे हैं। बस थोड़ा इंतजार और चंद रोज बाद पूरी दुनिया यहाँ हॉकी का नया इतिहास रचते देखेगी, नया विश्व चैंपियन बनते देखेगी। टूर्नामेंट का आगाज 13 जनवरी को होगा, जबकि फाइनल मुकाबला 29 जनवरी को खेला जाएगा। टीमों को A, B, C, D 4 पूल्स में बांटा गया है। भारत पूल डी में है, जिसमें भारत के अलावा इंग्लैंड, वेल्स और स्पेन की टीमें शामिल हैं। 13 जनवरी को भुवनेश्वर में पहला मुकाबला अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। वहीं राउरकेला में भारत स्पेन के खिलाफ मुकाबले से अपने अभियान का आगाज करेगा। यानी तैयार हो जाइए हॉकी के घमासान के लिए, जब रोमांच 7वें आसमान पर होगा और पूरा हिंदुस्तान एक सुर में बोलेगा, चक दे इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात कर लेते हैं ठंड की, सर्दी की। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत इन दिनों शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली में तो लगातार पारा लुढ़कता जा रहा है। आज सुबह लोधी रोड पर इलाके में पारा 2.8 डिग्री दर्ज किया गया। उत्तर भारत के तमाम इलाकों में शीतलहर और कोहरे का साम्राज्य ही दिखाई दे रहा है। सुबह के समय तो विजिबिलिटी इतनी कम होती है कि गाड़ियां रेंगती नजर आती हैं। जाहिर है ये वक्त सावधानी बरतने का है। सावधानी सड़क पे चलते वक्त बरतें और सेहत को लेकर भी। दिल्ली, अंबाला, पठानकोट, लुधियाना और राजस्थान के सीकर समेत पूरा उत्तर भारत जबरदस्त ठंड की गिरफ्त में है।
ये तस्वीरें बेशक अलग अलग शहरों की हैं, लेकिन हाल सबका एक जैसा है। मतलब मौसम लोगों का कड़ा इम्तिहान ले रहा है। ठंड बहुत काफी है, हाथ पैर एकदम सिकुड़ रहा है जी ठंड से। हाँ, ठंड के कारण काम पे भी असर पड़ रहा है क्या? काम पर कोई आ ही नहीं रहा है, लड़के लोग काम करने के लिए मना कर रहे हैं, कोई घर से निकलना नहीं चाहता। जी जी, आधे से ज्यादा लोग घर में ही रह रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोहरा रात को दबे पांव दस्तक देता है और सुबह देर तक पैर पसारे रहता है। आलम यह है कि शीतलहर और कोहरे की जोड़ी ने लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। सुबह कोहरे के साथ लोगों की आंख खुलती है। गाड़ी चलाने वालों के लिए भी ये मौसम किसी चुनौती से कम नहीं। क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी पर भी असर पड़ा है। धुंध से भरी सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आती हैं। हम लोग मौजूद हैं अक्षरधाम मंदिर के पास, चंद कदमों की दूरी पर यहां से अक्षरधाम मंदिर है, लेकिन देखिए कोहरे ने उसे पूरी तरीके से ढक रखा है। बिल्कुल भी यहां से अक्षरधाम मंदिर नहीं दिख रहा। सुबह का वक्त है, आप देखिए सुबह के वक्त सारी गाड़ियां जो हैं वो अपनी हेडलाइट ऑन करके चल रही हैं ताकि विजिबिलिटी बनी रहे। रोजी रोटी की तलाश में अपने घरों से निकले लोगों के लिए मौसम बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। ऐसे में लगातार गिरते पारे में अलाव ही उनका सबसे बड़ा सहारा है। घर से तो बाहर निकलना पड़ेगा नौकरी के कारण, लेकिन अब यहाँ पर आए हैं ना, अभी कोई काम है, कोई आएगा जाएगा तब काम चालू होगा। जब कोई आया चल ही नहीं रहा है, घर से बाहर ही नहीं निकल रहा है, तो क्या काम होगा। बात करें तापमान की तो आज सुबह दिल्ली के लोधी रोड इलाके में पारा 2.8 डिग्री दर्ज किया गया। अगले 2 दिनों तक शीतलहर का प्रकोप बना रह सकता है। शीतलहर के साथ ही कोहरा भी परेशान करेगा। डे टेम्परेचर जो है पूरा इलाका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार 9 से 13 डिग्री, जहां टेम्परेचर होना चाहिए 18 से 22 डिग्री, तो 8 से 10 डिग्री बिलो नॉर्मल है। तो इसलिए जो जनरल हमारा पब्लिक है ना, जो काम करते हैं, उनको बहुत सीवियर इम्पैक्ट होता होगा, क्योंकि दिन में भी गर्मी नहीं है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, जैसे ही बाहर निकलते हैं, ठीक है ना। सो इसलिए हम लोग बार बार वार्निंग रेड कलर दिए हैं, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान भी ऑरेंज कलर दिए हैं। स्काईमेट के मुताबिक इससे पहले इस सीजन में 26 दिसंबर 2022 को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज हुआ था। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। दिल्ली से मनोरंजन कुमार, अमरदीप कुमार और हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब रुक करते हैं गोवा का। आई थिंक ये हम सभी की फेवरेट प्लेस है। आपकी है? जाने को मिले तो जरूर है। दीदी किसकी एग्जैक्टली, हर कोई ये नाम सुन के ही चाहता कि वहां चला जाए। तो चलिए खबर आपको बता दें, तो गोवा की बात हम कर रहे हैं, जहां हवाई यात्रियों को एक और सौगात मिली है। गोवा एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज से ऑपरेशनल यहां हो गया है। मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज से विमानों की आवाजाही शुरू हो गई है। देखिए, एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट से पहुंचे यात्रियों का शानदार तरीके से स्वागत किया गया। इस मौके पर खुद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मौजूद रहे। पहले इस एयरपोर्ट का नाम था मोपा एयरपोर्ट। नाम बदलने के प्रस्ताव को कल ही केंद्रीय कैबिनेट ने हरी झंडी दी थी। ये भव्य और शानदार तस्वीरें गोवा के नए एयरपोर्ट की हैं। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस एयरपोर्ट को आम लोगों के लिए शुरू कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली पहली फ्लाइट के यात्रियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। नॉर्थ गोवा के मोपा में बने इस एयरपोर्ट का नाम बदलने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने कल ही मंजूरी दी थी और अब इस एयरपोर्ट का नाम मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। ये एयरपोर्ट साउथ गोवा के डेबोलिम हवाई अड्डे से करीब 50 किलोमीटर दूर है। आज जब मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट पहुंची तो एयरपोर्ट के बाहर यात्रियों का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। गोवा का अच्छा लगा मुझे, काफी अच्छा। दिल्ली के बाद अच्छा लगा ये। बहुत अच्छा वेलकम हुआ, कंपेरेटिव बाकी सबके अच्छा हुआ गोवा। और आई रिक्वेस्ट टू ऑल कलीग जो भी मुझे देख रहे हैं, गोवा आओ। फ्लाइट भी अच्छी थी, टाइमिंग भी कम लगी, वी एंजॉय दी फ्लाइट। बहुत सारे एयरपोर्ट आपने देखे होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग तो फर्स्ट टाइम आया, अभी इसको पूरा थोड़ी घुमा है, लेकिन हाँ नया है, बेस्ट है। गोवा में आके बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी अंदर जाएंगे जब एक्सपीरियंस करके विल टेल।
यहाँ पे आपका वेलकम भी अच्छी तरह से हुआ है। या वेरी वेरी वार्म वेलकम गॉड। थैंक यू वेरी मच मोपा गोवा। इस एयरपोर्ट को बेहद खास और आधुनिक तरीके से बनाया गया है, जो इसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहा है। एक नजर एयरपोर्ट की खूबियों पर। LED रनवे लाइट, 3D मोनोलिथिक प्रीकास्ट बिल्डिंग, हाईटेक सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम, सौर ऊर्जा सिस्टम, रोबोमेटिक होलो प्रीकास्ट वॉल, 5G IT इंफ्रास्ट्रक्चर। दिसंबर 2022 में पीएम मोदी ने इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट की लैंडिंग के दौरान गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे और यात्रियों का स्वागत किया। इंडिगो का फर्स्ट फ्लाइट आज से लैंड हुआ और आज से सभी फ्लाइट्स जो ऑलमोस्ट मोर देन 11 फ्लाइट्स कनेक्टिंग टू द डिफरेंट सिटीज स्टार्ट हो रहे हैं। गोवा सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। गोवा का द सेकेंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हमने इनॉग्रेट किया और उसकी कमर्शियल एक्टिविटीज आज स्टार्ट हो गई। इसलिए मैं सभी गोवा के लोगों की तरफ से आने वाले पैसेंजर्स और टूरिस्ट सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गोवा के इस दूसरे एयरपोर्ट के शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे में रोजगार और विकास की गति भी तेज होगी। मोपा से मुस्तफा शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात उस पहल की जिसकी महाराष्ट्र के अकोला में बड़ी तारीफ हो रही है। यहाँ छात्रों के सामने एक टास्क रखा गया है और ये टास्क जरा हटकर है। इनमें उन्हें जिंदगी का पाठ पढ़ाया गया। बिल्कुल, आपको बता दें कि इस पहल का मकसद है बच्चों में पढ़ाई के साथ जिम्मेदारी का एहसास विकसित करना। पढ़ाई के अलावा जिंदगी कैसे चलती है, उनका परिवार क्या करता है, इस पर बच्चों का एक टेस्ट लिया गया। इस परीक्षा का क्या नतीजा निकला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कहीं बच्चे रोटियां बेल रहे हैं, तो कहीं स्वेटर बुन रहे हैं और तो और इन्हीं नन्हे हाथों से कपड़े भी धोए जा रहे हैं। सभी महाराष्ट्र के अकोला में मां रेणुका किड स्कूल के छात्र और छात्राएं हैं, जिन्हें आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। और हमने आज रोटी बनाई और माँ को जो तवे पे चटके लगते वो भी आज सीख लिए और खुद का काम खुद को करना वो भी सीख लिया आज। इस कार्यक्रम में नर्सरी से लेकर 9वीं क्लास तक के बच्चे शामिल हुए, यानी पढ़ाई के साथ साथ वो कैसे खुद घर में अपना काम करे, यही बच्चों को सिखाने की कोशिश की गई। इस दौरान कुछ बच्चे कपड़ों को तह लगाते भी दिखे, तो कुछ दाल से कंकड़ निकालते नजर आए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये बताना भी था कि बच्चों को पता चले कि उनके माता पिता उनके लिए कितना कुछ करते हैं। हमारे स्कूल में ये लगातार कोशिश रहती है कि बच्चों को आत्मनिर्भर कैसे बनाए, स्वावलंबी कैसे बनाए, क्योंकि किताबी ज्ञान तो वो ले ही रहे हैं हमेशा से, बाहर से भी लेते हैं, स्कूल से भी लेते हैं, लेकिन खुद की तैयारी कैसे करना है, खुद के खेत की सब्जियां कैसे बेचनी है, अपने माता पिता को उसमें मदद कैसे करने हैं। माँ रोटी पकाती है लेकिन उसका जो मोल है वो भी हमें समझ में आए, इसलिए वो सब बच्चों ने आज खुद करके देखा, तब उनको समझ में आया कि बाप रे कितना कुछ हमारे माँ बाप हमारे लिए करते हैं। जाहिर है कि स्कूल की कोशिश यही है कि तकनीक के जमाने में बच्चे अपने मूल्यों को न भूल जाएं। ऐसे में उन्हें हर चीज में पारंगत बनाया जाए, उनमें हर गुण आए, ताकि जिंदगी की चुनौतियों को पार करने में उन्हें मदद मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए रुक करते हैं हरियाणा के करनाल का, जहां खेती में एक प्रयोग किया गया और इस प्रयोग के जरिए गोभी की खेती की गई। आमतौर पर आपने जो गोभी देखी है वो सफेद रंग की होती है, लेकिन करनाल में उगाई गई ये गोभी आम गोभी से कैसे हटकर है वो अदिति बताएगी। दरअसल करनाल में रंग बिरंगी गोभी उगाई गई है। दावा ये किया गया है कि इन गोभियों के इस्तेमाल से आपके शरीर को विटामिन तो मिलेंगे ही, गंभीर बीमारियों से भी आपका बचाव होगा। ये गोभी ही है। इन्हें देखकर हैरान होने वाली बात भी है, क्योंकि इनके रंग आपकी जिज्ञासा को जरूर बढ़ा रहे होंगे।
लेकिन धैर्य रखिए, क्योंकि ये देखने में ही खास नहीं है, बल्कि ये अपने गुणों को लेकर भी विशेष है। इन गोभियों को हरियाणा के करनाल के घरौंडा में स्थापित सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में तैयार किया गया है। दावा है कि ये गोभी न सिर्फ विटामिन के मामले में भरपूर है, बल्कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से भी बचाती है। इनमें मतलब कि न्यूट्रिशनल बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा है। जैसे आप इसके विटामिन ए की बात करें तो इसमें 25 गुना ज़्यादा विटामिन है आपके वाइट वाली के मुकाबले। और ये आपके, जैसे आप देख रहे हैं, हर घर में मोटापे की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, तो ये आपके वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी है। उसके साथ साथ इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी हैं, और साथ ही में ये आपके जो दिल है, दिल की बीमारी हैं, उनको रोकने के लिए भी काफ़ी मतलब लाभकारी है। दावा ये भी है कि आने वाले समय में इस रंगीन गोभी की काफी ज्यादा डिमांड होगी, जिससे किसानों को भी काफी मुनाफा मिलेगा। साथ साथ अगर आप जैसे फार्मर की इनकम के डबल की बात करते हैं तो ये एक मतलब कि बेटर ऑप्शन हो सकता है फ्यूचर में। मतलब सफ़ेद गोभी के मुकाबले ये रंग बिरंगी गोभी है, ये आपको अच्छे मतलब मार्केट रेट्स भी दिला सकती है। इजराइल के सहयोग से तैयार करनाल के सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में रंगीन गोभी का डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट भी लगाया गया है, ताकि किसान इन्हें देखकर रंगीन गोभी की खेती करने के लिए प्रेरित हों। उनका मुनाफा तो बढ़े ही, लोगों की सेहत भी सलामत रहे। करनाल से कमलदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको दिखाते हैं भीषण ठंड में शौर्य की परेड। राजधानी में कड़ाके की ठंड में गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल जारी है। कोहरे की घनी चादर में दिल्ली लिपटी हुई है। इसके बावजूद गणतंत्र दिवस के लिए इंडिया गेट के पास जवान रिहर्सल कर रहे हैं और जवानों का जोश फुल ऑन हाई है। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर हिंद के जवानों की ये शानदार कदमताल देखने को मिलेगी आप सभी को। ये सभी जवान कंधे से कंधा मिलाकर कदमताल करते नजर आएंगे। चाय पर चर्चा में हम आ गए हैं अपने आखिरी मुकाम पर, मतलब कार्यक्रम को विराम देने का वक्त आ गया है। जी हाँ, देखिए, उम्मीद यही करते हैं कि हर रोज की तरह आपको आज का शो भी बेहद पसंद आया होगा। कल फिर चाय के साथ इस सफर को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, देखिए, सर्दी का मौसम है, इसे एंजॉय कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ रखिए अपना पूरा ख्याल। कल होगी फिर से आपसे मुलाकात चाय पर चर्चा में ठीक 4 बजे।